बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव काशीपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का सुरेश। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजू थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर सुरेश बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत वो तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। राजू की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग राजू से जलते थे। एक दिन सुमन ने अपने पति सुरेश से कहा, देखिए जी, इस राजू की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। सुरेश ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। राजू सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर राजू की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राजू जब घर लौटकर आता है तो उसकी पत्नी ज्योति पूछती है, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? राजू ने जवाब दिया, हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ज्योति ने कहा, अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। राजू बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो ज्योति। अब खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। ज्योति खाना लगा देती है। अरे ज्योति, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और लाऊं क्या? राजू ने पूछा, और भी है? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से ज्योति की नींद खुल जाती है और ज्योति देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश है। भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भगवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। राजू ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती हैं। और देखते ही देखते राजू की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती हैं। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से राजू बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उधर सुरेश बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना।
आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं। तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि राजू की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम राजू हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन राजू को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बची गई होंगी, इसलिए वो फसल देखने खेत जाता है। वो खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दियां आने वाली है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। राजू ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। राजू घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भगवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है, मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनानी आती है और सर्दी भी आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़े और समोसे बनाकर बेचें। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ियाँ बहुत पसंद आएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? आजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे और कुछ पैसे आप सेठ धनीराम से उधार ले आना। उनसे बोलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ ज्योति, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन राजू सेठ धनीराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। राजू सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे राजू, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे राजू, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपये चाहिए थे। अच्छा राजू, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर राजू सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, अब देखो सर्दियां भी आ चुकी हैं तो हमारे समोसे और पकौड़ी बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से खाएंगे सर्दियों में, तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, आप खामकार टेंशन ले रहे हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। राजू बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर ज्योति पकौड़ी और समोसे बनाती है। ज्योति कुछ समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर राजू को देती है और राजू उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ियाँ ले लो, समोसी, गर्मा गर्म समोसी। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़ियाँ और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे, और नहीं खाए तो पछताओगे। एक आदमी राजू के पास आता है और 10 समोसे खरीदता है। फिर राजू 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और राजू घर वापस आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, एक गिलास पानी लाओ, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी अभी लाई। कुछ समोसे पकौड़ियाँ बिके क्या? नहीं भाग्यवान, एक भी समोसा नहीं बिका, और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी आप ठीक कह रहे थे कि हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा,
अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे भाग्यवान, कुछ समोसे और पकोड़ियाँ ही नहीं बल्कि सारे हाथों हाथ बिक गए थे। ज्योति ने खुशी से पूछा, क्या सच में हमारे सारे समोसे पकोड़े बिक गए? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल ज्योति, लोगों को हमारे समोसे पकौड़ी इतने पसंद आए हैं कि सारे समोसे पकौड़ी झट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। ज्योति उन पैसों को संभालकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह ज्योति और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर राजू को देती है और राजू उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। समोसे और पकौड़ी ले लो। समोसी, गर्मा गर्म समोसी। एक बार राजस्थान की मशहूर पकौड़े और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे। तभी वहां एक आदमी आता है और बोलता है, चलो 100 रुपए के समोसे और पकौड़ी मुझे दे दो, हम भी तो देखें एक ही तुम्हारे इन समोसे पकौड़ी में ऐसा क्या है। राजू उस आदमी को समोसे और पकौड़ी दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, राजू घर आता है और ज्योति को बताता है, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे काशीपुर में बहुत चर्चे हो रहे हैं। ज्योति ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दियां भी अब अपने चरम पर थी। जहां राजू एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण राजू के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। राजू और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब राजू और ज्योति अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और कहता है, सुन राजू, परसों मेरी बेटी पिंकी की शादी है और उसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी ये सारी बातें सुरेश और उसकी पत्नी सुमन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। वो आपस में बात करते हैं, हमेशा इस राजू के ही साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार मैं इसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। सुरेश और उसकी पत्नी राजू की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि ज्योति समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। ज्योति जैसे ही समोसे पकौड़ी बनाकर अपने किचन में रखकर सोने जाती है, इधर सुरेश और उसकी पत्नी चुपके से किचन में जाते हैं और सारे समोसे पकौड़ी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, समोसे और पकौड़ी मुखिया के घर पहुंचाने थे, तो ज्योति किचन में जाती है। उसे वहां एक भी समोसे पकौड़ी नहीं दिखते हैं। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दे दें। इतना कहकर राजू मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ली है। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है राजू, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर से समोसे और पकौड़ी बना कर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। राजू कहता है, हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर जब राजू उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि सुरेश का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ियाँ भी है। ये देखकर राजू सोचता है, सुरेश के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी सुरेश ने मुझसे समोसे पकौड़ी खरीदे, फिर यह बच्चा ये सब कहाँ से लाया है? राजू उस बच्चे के पास जाता है। अरे राघव, ये समोसे तुम कहाँ से लाए हो? ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियाँ हैं,
राजू को सारी बात समझ आ जाती है और वह घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर राजू मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ सुरेश के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें सुरेश के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ियाँ मिलते हैं। मुखिया जी सुरेश से कहते हैं, क्यों चुराए तुमने ये समोसे और पकौड़ी? सुरेश हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर लालच आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा, आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। मुखिया जी कहते हैं, नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करोगे। मारो इसको। फिर सब मिलकर सुरेश की अच्छी धुलाई करते हैं। इस प्रकार सुरेश को उसके किए की सजा मिल जाती है और राजू सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हमें हमारी मेहनत जारी रखनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले का हमेशा भला ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।